हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमना क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने जो कल लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात की थी। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट लें या इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट लें, तो वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को और उसकी डायरेक्शन को दोनों को कैलकुलेट किया था और पता लगाया था इस बात का कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं। अभी लास्ट लेक्चर में तो हमने क्या पढ़ा है कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब बात आती है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं भी पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि वैसे तो जो डायपोल है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच मेक्स द टोटल चार्ज जीरो, but because the charges are separated by some distance, then they will generate an electric field. Also it will experience a force when kept in the external electric field. तो स्टूडेंट्स, हम यही बात हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम वही बात कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं ये 2a लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान लिया दिस डायपोल इज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, तो ये इस तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। एंड दिस डायपोल इज एक्चुअली मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ, ये लाइन जो है ना, इस लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है। तो डायपोल मोमेंट जो है स्टूडेंट्स, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो ये परपेंडिकुलर लाइन है इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। ये बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब इस डायपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया स्टूडेंट्स, ये बात कि थ्रू आउट एक जैसी वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने इसको रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक्चुअली में जो दोनों चार्जेस हैं व्हेन दे आर केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दे विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेंगे, ये आपने पढ़ा भी था। तो मान लिया जो माइनस क्यू चार्ज था वो कितना फोर्स, कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा वो क्या होगा, क्यू इंटू ई। ये हमारी वहां से निकल के आई, एफ इज इक्वल टू, हमारा जो ई की डेफिनेशन थी, ई इज इक्वल टू क्यू बाई, सॉरी, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू था। तो एफ की वैल्यू जो थी वो क्यू इंटू ई आएगी। नेगेटिव चार्ज के लिए हमारी जो वैल्यू आएगी फोर्स की वो माइनस ली जाएगी और पॉजिटिव चार्ज के लिए वो प्लस आएगी। तो हमने इस डायग्राम से थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि माइनस का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन और प्लस का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन या आउटवर्ड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली में अब आप क्या देख रहे हैं कि एक सिस्टम है टू चार्जेस का, जिसके दो सिरों पर दो फोर्स लग रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है स्टूडेंट्स, देखिए ये रहा। ठीक है, अब आप ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो ये देखिए, ये दोनों फोर्स मिलके क्या बना रहे हैं, कपल बनाएंगे। कपल का मतलब होता है स्टूडेंट्स ए combination of two forces acting equal and opposite on a line। ठीक है, तो दो डिफरेंट पॉइंट पर जब दो फोर्सेस लगते हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एक कपल बनाते हैं। और ये कपल क्या करेगा स्टूडेंट्स, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता लग गया। तो ये जो कपल क्या करेगा स्टूडेंट्स, दैट कपल एक्चुअली ट्राई टू रोटेट द डायपोल। ठीक है, तो ये डायपोल को दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से डायपोल क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो जब कोई बॉडी रोटेट करती है स्टूडेंट्स, एक्चुअली में वो किस वजह से रोटेट करती है, रोटेटिंग फोर्स की वजह से रोटेट करती है। तो ये जो कपल है एक्चुअली में इट बिहेव्स लाइक ए टॉर्क, यानी कि ये कपल ही क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, एक प्रकार का टॉर्क है विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ डायपोल व्हेन केप्ट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो टॉर्क का फॉर्मूला स्टूडेंट्स वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, ये आपको समझना है। देखिए फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक है, यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, एक अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड इस लाइन के अलोंग ही रहेगा।
ठीक है, और डायरेक्शन भी अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, वो इस लाइन के अलोंग ही रहेगी जो ये आपको शो हो रही है, यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी स्टूडेंट्स, ये वाली डायरेक्शन है। तो आपको ये समझ में आ रही है। तो ये जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, थीटा का, जब इस ये जो पी है, पी का जब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो स्टूडेंट्स वो बनेगा पी साइन थीटा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, पी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली में क्या बन गई, यहाँ पे 2a की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैल्यू, जो वैल्यू आएगी वो क्या कैलकुलेट होगी, 2a साइन थीटा। तो आपको अब समझ में आ गया कि 2a साइन थीटा क्या है, एक्चुअली में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क लिखा है वो क्या आएगा, फोर्स, फोर्स की वैल्यू है क्यू इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। ठीक है, तो क्यू इंटू 2a साइन थीटा, अब आपको समझ में आ गया क्या है। अब उसके बाद स्टूडेंट क्यू इंटू 2a जो होता है वो होता है पी, डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो ये क्या बन गया, पी पी ई साइन थीटा। तो एक्चुअली में मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज गिवन बाय पी ई साइन थीटा। तो जब कोई क्वांटिटी पी ई साइन थीटा से जब रिप्रेजेंट की जाती है, तो अगर उसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्चुअली में वो रिप्रेजेंट की जाएगी किससे, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो यानी कि जो टॉर्क आएगा, द डायरेक्शन इज ऑफ द टॉर्क, ये किसकी बात करें हम, अब मैग्नीट्यूड तो ये आ गया। तो यहां से हमें एक बात और पता चली कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टू द प्लेन ऑफ पेपर, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, तो जिस प्लेन ऑफ पेपर में हमारा डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं कि अगर ये डायपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो टॉर्क इन दोनों के, ये जो प्लेन बन गया, ये जो प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। तो टॉर्क इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड इन द वेक्टर फॉर्म बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स अब ये जो साइन थीटा है, एक्चुअली में देखिए, ये जो एंगल है दैट एक्चुअली डिसाइड्स वेदर ना व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्चुअली एक्टिंग ऑन द डायपोल इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमारा डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस कर दें अगर हम, यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल देखिए डायपोल मोमेंट की ये जो डायरेक्शन है, ये वाली जो पी वाला जो है, ये डायरेक्शन शो हो रही है माइनस की, अगर इसको हम इस लाइन के अलोंग कर दें, इस लाइन के अलोंग, तो ये हो गया along the line along the electric field। तो if the direction of dipole moment is along the electric field then theta equal to 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन जीरो क्या होता है स्टूडेंट, जीरो, तो टॉर्क भी क्या लगेगा, जीरो लगेगा। इसी प्रकार से अगर मैं इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर दूं तो अपोजिट टू द, यानी कि मैं एक्चुअली में रोटेट कर रहा हूँ डायपोल को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, तो उसमें उस केस में 180 डिग्री हो जाएगा, तब भी डायपोल मोमेंट का जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो जीरो आएगा। तो इफ, अगर मैं यहां से क्या सिखा रहा हूं आपको, इफ डायपोल इज आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो दोनों सिचुएशन में स्टूडेंट्स उस पर लगने वाला टॉर्क क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, जीरो। और अगर ये परपेंडिकुलर है डायपोल मोमेंट, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और डायपोल को मैं ऐसे खड़ा कर दूं, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स देखिए, इस सिचुएशन में 90 डिग्री का एंगल है, ये डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन है किसकी, डायपोल मोमेंट की। तो दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से हमारा जो टॉर्क है अब डायपोल पर मैक्सिमम लगेगा, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क इज पीई। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, पीई हो जाएगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में डायपोल ऑलमोस्ट क्या रहेगा स्टूडेंट्स, अनस्टेबल रहेगा। क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं स्टूडेंट से कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन अगर माइंड में हमारे ये आ रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती, अगर एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या होगा। तो सिचुएशन हम हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स कि अब जो है वो जो नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स जो था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो लग रहे थे, तो नेट जीरो लग रहा था। ठीक है, तो लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है यूनिफॉर्म ना होने की वजह से फील्ड, तो जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्स हैं डायपोल के, वो क्या रहेंगे, वो स्ट्रेंथ वाइज क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो एक रिजल्टेंट निकलेगा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम पहले भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स
और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नेट फोर्स आएगा स्टूडेंट, और उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट टॉर्क डेवलप हो जाएगा। एक बात समझ में, सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने डायपोल को अलाइंस कर दिया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, ठीक है, पहली कंडीशन में। तो इस कंडीशन में क्या देखा हमने कि जो माइनस क्या हुआ वो उस पर ये फोर्स लगेगा, इस पर ये फोर्स लगेगा, लेकिन अब आप कहोगे सर ये तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड क्या है, डिफरेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्चुअली में किस तरफ होगी, वो इसकी तरफ होगी, और इंक्रीजिंग फील्ड यानी कि फील्ड किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, इस तरफ होगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो किस तरफ आएगा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव क्यू चार्ज आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर डायपोल को रोटेट करके एंटी पैरेलल कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो नेट फोर्स है वो तो चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड क्या रहेगी, वही रहेगी। यानी कि ये देखो फील्ड की डायरेक्शन हमने दोनों सिचुएशन में ली है, तो ये दोनों सिचुएशन में फील्ड की डायरेक्शन तो वही है, लेकिन अगर हम डायपोल को रोटेट कर देंगे तो नेट फोर्स जो जनरेट हुआ है स्टूडेंट वो चेंज हो जाएगा। डायपोल, इफ द डायपोल, यहाँ पे हमने क्या सीखा, इफ द डायपोल इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड then what is going to happen, the direction of force is in the direction of फील्ड स्टूडेंट्स। और अगर हमारा जो डायपोल है उसको एंटी पैरेलल अलाइंस किया जाए तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो एंटी पैरेलल टू द फील्ड हो जाएगी, ये आपको यहाँ से पता चलता है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों सिचुएशन में आपको बताया स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फ्लक्स एक्चुअली में क्या बताता है, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोड़ो स्टूडेंट, सिंपल बात करते हैं फ्लक्स की। तो फ्लक्स एक्चुअली में हमें ये बताता है स्टूडेंट्स कि किसी गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से, फॉर एग्जांपल ये गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी, ठीक है। तो ये बात कौन बताएगा, फ्लक्स बताएगा। अब इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, तो गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है कि ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है डीएस, तो इस गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से हाउ मेनी फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसका जो कैलकुलेशन होगा वो किससे निकाला जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डेफिनेशन क्या कह रही है स्टूडेंट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any given area of cross section. It is also given as the dot product of E and F. तो स्टूडेंट्स ये जो कैलकुलेट किया जाएगा वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एस से किया जाएगा, ठीक है। तो ई डॉट डेल्टा एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ईडीएस कोस थीटा। तो कोस थीटा एक्चुअली में अलाइनमेंट बताएगा, एक्चुअली में थीटा किसके किसके बीच का एंगल है स्टूडेंट्स, जो एरिया वेक्टर है, यहाँ पर एरिया वेक्टर लिया गया स्टूडेंट्स। एरिया वैसे स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम ओरिएंटेशन ऑफ एरिया को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो हम नॉर्मल टू द सरफेस ड्रा करते हैं। तो ये जो सरफेस है ये, इसका जो नॉर्मल होगा वो यूनिट वेक्टर होगा, उसके साथ जब इसे एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया वेक्टर बन जाएगा। तो इस एरिया वेक्टर के साथ फील्ड ने जो एंगल बनाया है वो थीटा एंगल बनाया है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो कंपोनेंट होगा वो ई कोस थीटा होगा, तो उसी से कैलकुलेट किया जाएगा फ्लक्स। क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इसमें से पास ही नहीं होंगी, तो उस दौरान जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, रिजल्ट विल बी जीरो, फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो। और फ्लक्स की यूनिट क्या आएगी स्टूडेंट, वेबर, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारी जो वैल्यू होती है इसकी। उसके बाद फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों डायरेक्शन शो करता है स्टूडेंट्स। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड, यानी कि फील्ड लाइंस अगर आउटवर्ड हैं तो सोर्स चार्ज से अगर निकल रही हैं तो गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हमारा फ्लक्स भी आउटवर्ड ही होगा। अगर नेगेटिव चार्ज हम लेते हैं तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं, तो गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हमारा जो फ्लक्स है वो भी नेगेटिव ही होगा। ये बात आपको समझ में आई स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं गॉस लॉ की, ठीक है स्टूडेंट्स। गॉस लॉ हमें क्या बताता है एक्चुअली में, ये हमें ये बताता है कि हमारा जो नेट फ्लक्स जो है किसी क्लोज सरफेस जो चार्ज को कैरी कर रही है सरफेस, मान लिया हमारे पास एक सरफेस है, उसको उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, चार्ज है। तो इफ ए सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, ठीक है। किसी भी सिमेट्रिकल हो या एनी एसिमेट्रिकल सरफेस हो, किसी भी सरफेस के लिए हम गॉस लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं, बट इसका इजीली यूज जो है वो सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए किया जाता है स्टूडेंट्स। तो गॉस लॉ की डेफिनेशन क्या बता रही है हमें, according to Gauss law the electric flux through any closed surface
तो यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही बात कर लेता हूँ इसी डायग्राम से स्टूडेंट, जैसे ये डायग्राम है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज एक्चुअली 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, कि इस सरफेस ने जितना चार्ज एनक्लोज किया गया है उसका 1/ε0 टाइम्स हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो ये जो हमने मैथमेटिकली भी लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता फ्लक्स। सरफेस फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट? चार्ज की अमाउंट पे डिपेंड करता है। उस सरफेस ने जितना ज्यादा चार्ज एनक्लोज किया होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। ये और दूसरी कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस होना चाहिए। इसीलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ, कि क्या महत्व है गॉस लॉ का। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इट इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर वट एवर द शेप एंड द साइज। देखिए, मैंने आपको ये बताया भी था कि सरफेस चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, ठीक है, तो किसी भी प्रकार की सॉरी क्या हो, सरफेस हो, तो उसके लिए हमारा गॉस लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद Q includes the sum of all the charges enclosed by the surface. The charge may be located anywhere inside the surface. दूसरी बात स्टूडेंट जो मैंने चार्ज के बारे में बताई थी कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, अब वो सरफेस पर स्टूडेंट जितने भी चार्ज एनक्लोज्ड हैं, जहां जहां पर भी एनक्लोज्ड हैं इनसाइड द सरफेस, उन सब का सम ही टोटल चार्ज माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो चोजन दैट देयर आर सम चार्जेस इनसाइड, यानी कि स्टूडेंट्स अब क्या कह रहा है कि अगर हमने सरफेस को कुछ इस प्रकार से चूज किया कि कुछ चार्ज तो सरफेस के अंदर हैं और कुछ चार्ज लाइज आउटसाइड द सरफेस, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों चार्जेस की वजह से अप्लाई होगी, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रिजल्टेंट आएगी। ठीक है, उसके बाद सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस स्टूडेंट्स वो होती है जो गॉस लॉ एप्लीकेबल जहां पर होता है, जहां पर जिस सरफेस पे हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। रिमार्क क्या है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नॉट टू टेक गॉसियन सरफेस फॉर ए सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। हमें डिस्क्रीट चार्जेस के लिए गॉसियन सरफेस को कंसीडर नहीं करते, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस इज नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ एनी चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेल डिफाइंड वहां पर नहीं होती है, इसीलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ले सकते हैं गॉसियन सरफेस को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा, Gauss law is often useful towards a much easier calculation of the electrostatic field when the system has सिमिट्री। मैंने ये बात बताई ना कि वैसे तो ये हर जगह एप्लीकेबल है गॉस लॉ एंड क्लोज सरफेस पे, बट सिमेट्रिकल सरफेसेस पे इसको ज्यादा अप्लाई किया जाता है, आसानी से अप्लाई किया जाता है, क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेसेस की ज्योमेट्री आसान होती है और उनका जो एरिया ऑफ कैलकुलेशन है वो इजी होता है। ठीक है, तो हम उस पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दिस लॉ बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये जैसे कुलम्स लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ये गॉस लॉ। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी है इस केस में, ये सिचुएशन वैलिड, तो ये आपको मेरे ख्याल से स्टूडेंट समझ में आई होगी बात है। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। स्टूडेंट्स आज हमें एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि गॉस लॉ जो है उसको अप्लाई किया जा सकता है स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट सिमेट्रिकल सरफेसेस, चार सरफेसेस की क्या निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट चार सरफेसेस लें और किसी पॉइंट पर उन सरफेसेस की वजह से हमें क्या निकालनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो हम गॉस लॉ को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आज मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ले लिया, चार्ज्ड वायर। तो लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर होगी बात आपको। तो उस मान लिया उस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगा, तो हम उसके चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मान रहे हैं, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस, ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन स्टूडेंट मैं दिखा रहा हूँ, पी, P1, P डैश, P डबल डैश, P2, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं स्टूडेंट जो आर डिस्टेंस पर हैं, किससे,
जो हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है वहां से, ठीक है स्टूडेंट। तो वहां से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक घेरा बन गया, सर्कुलर सरफेस बन गई। अब ये तो मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया। अब जो सिमेट्री क्या कहती है कि स्टूडेंट ये पॉइंट इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के अलोंग चारों तरफ कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए हम सर एक सर्कुलर सरफेस कंसीडर, ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन के लिए ये डायग्राम है। अगर हम इसको जर्नलाइज करें इस पॉइंट को स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक सर्कुलर सरफेस ने मानकर एक सिलेंड्रिकल सरफेस मानेंगे। तो लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस विच इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल सरफेस, ठीक है, हुज रेडियस इज r एंड द लेंथ इज l। तो उसकी लेंथ l मान ली और रेडियस क्या मान लिया, उसका r मान लिया स्टूडेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम इस डायग्राम में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ये जो p पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है स्टूडेंट, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। वैसे तो इस गॉसियन सरफेस को ध्यान से देखिए, आपको तीन सरफेस है यहाँ पे। दो सरफेस तो स्टूडेंट सर्कुलर सरफेस हैं और एक जो सरफेस है वो सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। तो जो सर्कुलर सरफेस है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इधर या इधर, ये जो मैंने आपको बता रखी है कि यहाँ पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस सर्कुलर सरफेस में आउटवर्ड होगी। तो और इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो आर जो होगा वो यूनिट वेक्टर, जो एन वेक्टर होगा वो अपवर्ड इस सरफेस के लिए ऐसे होगा और डाउनवर्ड इस सरफेस के लिए होगा। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें स्टूडेंट, जो फ्लक्स का फार्मूला था ई डी एस कोस थीटा, तो फर्स्ट सर्कुलर और सेकंड सर्कुलर सरफेस के लिए एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन 90 डिग्री, दैट्स व्हाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लक्स विल बी 0। तो इन दोनों सर्कुलर सरफेस के लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स क्या रहेगा स्टूडेंट, 0 रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट तीसरी सरफेस की, ठीक है। जो तीसरी सरफेस थी वो ध्यान से देखिए, आप सिलेंड्रिकल सरफेस थी। तो सिलेंड्रिकल सरफेस में देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी सरफेस, स्मॉल सरफेस डीएस कंसीडर करूं, तो नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में, और फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है इसमें। तो इसका मतलब दोनों की दोनों, फील्ड और नॉर्मल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए उनके बीच का एंगल क्या रहेगा, 0। तो ईडीएस कोस 0 का मतलब ईडीएस। और कैलकुलेट अगर टोटल करेंगे तो सरफेस एरिया निकलेगा, और सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल सरफेस का क्या होता है, 2πrl। तो इसलिए जो स्टूडेंट हमारा रिजल्ट आया, ये देखिए मैंने बताया यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या आएगा, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस, सर्कुलर पार्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो वहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2πrl सरफेस एरिया। और अब कंडीशन क्या है स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या कहता है, गॉस लॉ लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू क्या आता है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो लैम्डा इनटू लेंथ, लेंथ क्या है एल, तो क्यू की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी, एल लैम्डा इनटू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमने ई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई स्टूडेंट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई है, किसके, टू द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट एंड द यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो जितनी ज्यादा दूर होगी वायर, ठीक है, या पॉइंट जितनी ज्यादा दूर होगा वायर से, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी वीक हो जाएगी वहां पर। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो 1/r का ग्राफ कैसे आता है स्टूडेंट, अगर हम ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे लें, r को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लें और इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये देखो, ये r को अगर हम इधर लें और e को इधर लें, तो इसका जो ग्राफ आएगा वेरिएशन का, जैसे जैसे r बढ़ेगा इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी स्टूडेंट, ऐसे डाउन आती जाएगी और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके 0 हो जाएगी। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट ये जो हमारा यहाँ पर हमने दूसरा जो पॉइंट है लैम्डा, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के एक्चुअली में क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि और चार्ज डेंसिटी एक्चुअली में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के, ठीक है। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा इस सरफेस पर एनक्लोज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे। तो आज जो हमारा जो टॉपिक रहा है वो हमने गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन पढ़ी है, कल हम डिफरेंट एप्लीकेशंस और पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और उसकी कॉपी बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर को फिर कंटिन्यू करेंगे हम, तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।